क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हम बात करें तो वास्तविकता में इसमें क्या करा है ना, इसने प्रॉपर्टीज पे फोकस करा है। किस पे फोकस करा है? जैसे मान लो कि अगर हमने क्या ऑब्जर्व करा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि ये बहुत सारी डेफिनेशन है शुरुआत में जो आदमी को बहुत सारे कंफ्यूजन कर देती है। हो सकता है आपने 12वीं में सब पढ़ा हो पर आपको अभी कुछ भी याद नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है। मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए कोई भी अगर इस मटेरियल पे अपन एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, क्या लगाएं? मैग्नेटिक फील्ड लगाएं। जैसे याद कर अपन एक चीज पढ़ी थी, इसमें डाइलेक्ट्रिक रखते थे और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही मिलती थी या कुछ अलग? याद है वो E0/K से डिनोट करते, कुछ याद है? ये वैसी ही बात है। मान लीजिए कि तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B0 मिला है, B0 लगाए, तो मटेरियल के अंदर B0 मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। वास्तविकता में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, ऐसे समझ, जैसे मान लो आपने एक्सटर्नल लगाई 2 टकला, कितनी लगाई? 2 टकला लगाई। हो सकता है कुछ मटेरियल में अंदर मिले 2.1 टकला, कितना? और हो सकता है किसी में मिले 5, कितनी? 5 नहीं तो 3, मतलब 2 की 3 हो गई, और किसी में 2.1 हो गई। साला कोई मटेरियल ऐसे भी थे जिसमें 2 की जगह 1.9 रह गई। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे भी थे जो उसे कम, और कुछ ऐसे थे जो थोड़ा बढ़ाते थे, और कुछ ऐसे थे जो जिनमें थोड़ी कम होती है उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक। क्या कहते हैं? अभी इस चैप्टर के बहुत आखिरी में आएगा, वो अलग बात है, पर पहले समझें। जिसमें थोड़ी कम होती है उसे क्या कहते हैं? कम जिसमें होती है उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। जिसमें थोड़ी ज्यादा होती है उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जिनमें बहुत बढ़ जाती है उसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये मटेरियल का क्लासिफिकेशन है, मटेरियल का। तो ये मटेरियल का क्या है? ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मजा आया, वाह वाह। अब सुन, अब वास्तविकता में हमें एक बात समझ में आई कि हमने एक चीज डिफाइन करी। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि हमने लगाया 2 टकला, कितना लगाया? 2 टकला लगाया हमने 2 टकला लगाया, अच्छा लगा। यहां पे 2 टकला मिला कि कुछ और मिला? हमने बोला यार कोई तो ऐसी चीज होगी, कोई तो मैग्नेटिक फील्ड की, कोई तो ऐसी चीज होगी किसकी, जो वास्तविकता में इसमें डालने पर चेंज नहीं होती हो। इसमें डालने पर चेंज, उसे डिफाइन करा गया H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक। अभी समझ में आ जाएगा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से संबंधित इस बात को बोले जाएंगे। देख, सबसे पहले डेफिनेशन को क्या बोली गई है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोली गई? इसे H मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। 2-3 नाम तुम्हें समझ में आएगा। ये है क्या, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। वास्तविकता में जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वो वास्तविकता में किसी मटेरियल में चेंज हो जाती है। पर ऐसा समझो कि कोई तो हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा होगा जो जिसमें कोई चेंज, इधर 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 इधर। चलो, कई लोग तो 9-10 पे आएंगे, रोज की आदत, ये से ले लो बस। तो जो कोई चीज है जो चेंज नहीं होती उसे डिफाइन करा गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक, उसे H बोलते हैं, इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं, है ना। और मैग्नेटाइजेशन अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। और तो H, वास्तविक में H क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप वैक्यूम के लिए बात करो तो आपको समझ में आता है फैक्टर हम यूज करते हैं μ0 वैक्यूम। याद कर, जैसे अपन ε0 यूज करते थे, फिर याद कर मीडियम के लिए ER यूज करते थे, कुछ याद है? भूल गया क्या यूज करते थे भाई? ε0 होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिर ये होता था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद है? भूल गया? फिर याद कर सिर्फ जाई जिसे अपन एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते थे, वो क्या ε0 ER हुआ करता था। अरे भाई यहाँ ना तो बोल यार, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो आप समझो कि हमने एक वैक्यूम के लिए फैक्टर लिया μ0, जिसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ, कोई बुराई वाली बात? चलिए भाई, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हमने बोला, ठीक, मैंने ही बोला परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो B की वैल्यू क्या होगी? B की वैल्यू डिफाइन करेगी μ0H। क्या डिफाइन करी गई? तो ऐसे समझ, H इज डिफाइंड एज B by μ0। ऐसे समझ, ये वो चीज है जो मीडियम आने पर चेंज, ये चेंज होती है, ये चेंज होता है। क्या इट्स अ फैक्टर ऑफ मीडियम? सोच, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो क्या μ0 के साथ μr और आने लगेगा? या क्या उस μ0 μr को म्यू बोलने लगेंगे अपन? यार तुझे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। पहले बात समझना जो मैं आपको कह रहा हूं। वास्तविकता से समझो तो जब हम किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज
हो जाती है। हमने बोला कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जो मीडियम पे भी चेंज, जिसे हम ताकत बोले कि यार ये ताकत है जो हमने लगाई थी। अरे यस और नो? भाई किसी ने बोला 2 टकला ताकत लगाई थी, अबे 2 टकला लगाई थी पर अंदर तो कुछ और मिला। यस और नो? तो हमने एक ऐसी चीज ली जो ताकत दिखा रही है पर वो मटेरियल पे चेंज, उसको ऐसे डिफाइन करा गया। अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी वो इस पर डिपेंड कर जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी मटेरियल पे या किसी भी इसमें बात करो तो जो बी आपको मिलेगा वो मिलेगा म्यू ऑफ मीडियम, म्यू ऑफ इंटू एच, इंटू वहां पर म्यू क्या है, म्यू नॉट म्यू आर। ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तुझे कुछ नहीं पता ये क्या कहलाती है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्या ये? परमिटिविटी ऑफ द, ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस। ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तुझे मेरी बात समझ? और H डिफाइन करेगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और बहुत सारी चीजें डिफाइन करेगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये वो भी सब समझाऊंगा। पहले आप बेसिक जो आपकी, मेरा मोबाइल कहां गया, जो आपकी सबसे पहली बेसिक चीज है वो है मतलब मैग्नेट की इंटेंसिटी। क्या चीज? इंटेंसिटी। जो अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन बोली वो वाली, अपन ने उसको बोला H। क्या बोला? इसे जनरली किताब में बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोला जाता है? अब पढ़ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैं आपके साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। Consider that inside vacuum a magnetic field B naught exists, then the magnetic intensity is defined by the relation B naught by mu naught, where mu naught equals to 4.10 to the power minus Tesla meter per ampere is absolutely permeability of vacuum. Since unit of magnetic field is Tesla, the unit of magnetic induction भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? और देख नीचे दो नाम और लिखे हुए हैं, H फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H फील्ड और जनरली कई किताबों से मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड ही चढ़ा हुआ है, बट फिर भी से कई नामों से बोल दिया जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, एच फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसकी यूनिट क्या हुई? टेस्ला पर टेस्ला मीटर इनवर्स, यानी कि आया एम्पियर पर मीटर। क्या आया? इसकी यूनिट आई एम्पियर पर मीटर। फिर मैं कह रहा हूं इस लेक्चर में आपको सब कुछ जैसे मुझे याद है याद होना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस आपको। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नोन एज एच फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर इनवर्स, इज आल्सो इक्विवेलेंट टू न्यूटन मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर क्यूब। और ये फालतू टाइम पास। द ओल्डर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज ओरेस्टेड। याद है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि करंट कैरिंग वायर के पास में वैसी फील्ड होती है, उनके नाम पे जहर से होते हैं। सम्मान में और क्या करेंगे, सम्मान में जो है यूनिट रख देते हैं। क्या रख देते हैं? जनरली जितनी भी यूनिट्स है, हेनरी सभी साइंटिस्टों के नाम पे बेस्ड है जिन्होंने इनको निकाला है ना। देखिए भाई बहुत बढ़िया, तू भी कोई नई क्वांटिटी निकाली तो हो सकता है तेरे नाम पे रख दिया जाए। नहीं हो सकता है ना, मैं ही आइंस्टीन रहा हूं, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। हाँ आइए। अरे तुम न्यूटन रहे होंगे, ऐसे क्या परेशान हो रहे हो आपस में, एक दूसरे की बढ़ाई करने में क्या जा रहा है? हाँ आ जाओ। किट्टू तो कुछ नहीं रही होगी, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन पिछले जन्मों का इस जन्म में भी आता है। 1 ओरेस्टेड इक्वल्स टू, याद है 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो याद है, भूल गया है? अब देख एक और चीज डिफाइन करिए, अभी वापस आएंगे इन पे घूम घूम के। ये तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दिया अभी तुम्हें, ये सब क्वांटिटी भी धीरे धीरे करके आएंगी। पहले तो एच का मतलब समझ आया क्या? ऐसा समझो एच हमने वो लगाई वो वाली ताकत है जो मीडियम पे चेंज, इसको मीडियम के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी मिल जाएगा। वो फैक्टर ये म्यू है। बोल यस और नो? जो वैक्यूम में म्यू नॉट होता है और क्या मीडियम में म्यू नॉट म्यू आर होता है? नहीं आया? खैर अब हमने थोड़ी सी और बात करी। एक और चीज इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, जैसे क्या है, ऐसे समझो कि वास्तविकता में क्या होता है कि जब हम ऐसा देखते हैं कि हमने किसी भी मटेरियल में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो असलियत में वो भी एक पार्ट, जैसे अपन बात करें आयरन, आप देखो आयरन, क्या आयरन के पास मैग्नेट रखो तो क्या वो अट्रैक्ट होने लगता है? क्योंकि वो खुद भी पार्शियली मैग्नेट बन जाता है। खुद भी क्या बन जाता है? ये पता है कि नहीं पता? अरे भाई साहब, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो खुद भी मैग्नेट बन जाता है। तो हम किसी चीज पे जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ऐसा समझो कि उसमें खुद में मैग्नेटिक कैरेक्टर आने क्यों आते हैं, वो अभी और बाद में अपन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें आने लगते हैं। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर आने लगते हैं तो बेसिकली ऐसा समझो कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो यहाँ पे पार्शियल नॉर्थ पोल और पार्शियल, तो आपको नहीं लगता है शायद मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो गया? क्या जनरेट हो गया? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज व्हाट? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करा गया कि जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो भाई साहब उसकी वजह से एक पार्शियल मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट सी बनने लगी, उसका एक पार्शियल नॉर्थ पोल आया और एक पार्शियल
मतलब उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैग्नेट वाले कैरेक्टर आ गए, मान लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ m, कितना जनरेट हुआ, कितना जनरेट हुआ, तो उसे डिफाइन करेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करी गई मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। मतलब बेसिकली ये पता करना है कि भाई कितना मैग्नेटिक मूवमेंट हर वॉल्यूम में जनरेट हुआ। बोल यस और नो, क्योंकि हर मैग्नेटिक शेप एंड साइज तो अलग अलग हो सकती है। अरे यार फिर बेकार है, तुम क्या मुझे डिप्रेशन में लाने वाले हो, क्या सिद्ध करने वाले हो कि सर आपने गलती करी है पढ़ाकर। अब सुन, तो मैं m बाई v, अगर तू बहुत ध्यान दे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता था, m इंटू l, m इंटू, याद है भूल गया, और देख वॉल्यूम क्या होगी, एरिया अपॉन इंटू एल, एरिया इंटू एल ने एल को, तो इसको इंटेंसिटी को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अरे भाई साहब, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, वन इज द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड द सेकंड इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। गॉट माय पॉइंट? तो बेसिकली आई क्या चीज है, आई इस बात का कि आपने अगर कुछ लगाया, आपने अगर कुछ तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटाइजेशन आया, उसे बोला गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और उसे डिफाइन करा गया m बाई v। क्या डिफाइन करा गया? बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया। अगर आप पढ़ो अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, जो मैंने आपको बोला अभी अभी, देखो पढ़ियो, सेकंड वाला पॉइंट पूरा पढ़ डालो, समझ आया नहीं आया, पढ़ डालो जल्दी से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में खास बात देख, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट वही है जो ऊपर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की थी। वास्तविकता में एक मिनट समझना, तू अगर बहुत ध्यान समझे ना, ध्यान समझना, जो तेरे बहुत ध्यान समझे, जो ताकत H, हमने ताकत, हम क्या मान रहे हैं, कौन सी ताकत जो चेंज नहीं होती, H, जो हमने ताकत लगाई H, उसी की वजह से मटेरियल के अंदर क्या ये ताकत जनरेट हुई, ये उसकी यूनिट वही है जो H की है। तो समझिए वो H है जो अंदर जनरेट हुआ, किसकी वजह से, ये वैसी ही बात है कि तो सब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते थे, बेकार रिस्पांस, हम क्या लगाते थे, उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या चार्ज इंड्यूस होते थे, क्या उस इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, ये वैसी ही बात है। अब समझ, H वो है जो हमने लगाया, अरे यार उस H की वजह से अंदर कुछ कुछ हुआ, और जो उस H जैसा अंदर और बड़ा या घटा वो ये है। अरे यार तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? H वो ताकत है जो हमने लगाई, उस H की वजह से मटेरियल में कुछ कुछ हुआ, और उसके होने की वजह से अंदर हमें ये मिला, अंदर हमें, तुझे मेरी बात समझ? तो समझ, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाई वो, उसके वजह से इंड्यूस चार्जेस होते थे, उस इंड्यूस चार्जेस की वजह से क्या ई इंड्यूस आता था, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस की दोनों का सम। यहां पे भी वही करेंगे, यहां पे भी, तुझे मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अब आगे पढ़ते, सुन, पहले बात, सेकंड पॉइंट तूने पढ़ लिया मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो भी आप बोलो, पहले था जो मैं बोला चमका। अब सुनना ध्यान से, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो अपन पूरा ईएमएफ में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली, यहां पे कोई यूज नहीं आएगा उसका। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट ए, बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स, ई डॉट ए, और ई डॉट ए जैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, इंटीग्रल बी डॉट ए। तो अपन ईएमआई की शुरुआत पूरी अपन यही करने वाला, अगला लेक्चर अपना पूरा उसी पे ही है। खैर, और ये पढ़ के रखना, मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल, मैं पहले बोल रहा हूं इसे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए कहां पढ़ा था, कुछ याद है, भूल गया है, पढ़ के रखोगे आज। खैर, अब बात आती है चौथा पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन। वास्तविकता में हमें क्या बी अंदर मिला, हमें किससे मतलब होता है, H से कि B से? H तो हमने हमारी सहूलियत के लिए शायद डिफाइन करा, अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। वास्तविकता में हमें क्या मिला, B। क्या मिला, B। जो अंदर B मिला उसे समझने की कोशिश करें, तब डेफिनेशंस आपको क्लियर होती जाएंगी, समझिए अच्छे से। Consider that a soft iron bar ferromagnetic material is placed in a uniform magnetic field B naught set up in vacuum. The uniform magnetizing field B naught is represented by parallel lines. वो डायग्राम आपको दे रखा है, जो भी दे रखा है उससे आपको खास लेन देना नहीं है, खैर समझ लो उसको अच्छे से, है ना। अब देख, as soon as the iron bar is placed inside the magnetic field, it gets magnetized its left hand becomes south pole while its right hand becomes north pole. Because of induced magnetism, it produces its own magnetic field in the region A and B. The magnetizing field is strengthened while the region C and D, the magnetizing field is opposed by the field produced due to the magnetization of soft iron bar. The resultant field is, इसने क्या समझाने की कोशिश करी, मैं आपको समझाता हूं। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई
तो ये खुद एक मैग्नेट बन गया, बेकार रेस्पॉन्स। अगर ये खुद एक मैग्नेट बन गया तो सोच देखो क्या इसकी अगर वास्तविकता में देखें तो क्या इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो ये है ही, क्या इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जनरेट हुई? अरे हाँ ना बोलिया। और सोच पहले से व्हाइट वाली तो एग्जिस्ट कर ही रही थी, तो सोच अंदर बड़ी घटी, बड़ी घटी भाई, जो एक्सटर्नल थी वो तो थी, इसके मैग्नेट बनने से क्या और जनरेट हो गई? तो सोच बाहर घट गई, बाहर। वास्तविकता में सॉफ्ट आयरन बार में अगर आप सॉफ्ट आयरन बार को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में लगा देते हो तो बाहर वाली लाइंस कुछ अंदर घुस जाती हैं और बाहर कम हो जाती हैं। अरे भाई साहब बाहर कुछ, क्योंकि वास्तविकता में हम अलग अलग बनाएंगे या नेट बनाएंगे? तो नेट में हमें देखा गया कि बाहर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई और कहां बढ़ गई? अंदर। कहां बढ़ गई? और अंदर बढ़ने का कारण क्या बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब भी आप H लगाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी जो आपको दिखाई दे रही है। पहले था जो मैं बोला चमका, बहुत बढ़िया साहब। फिर आगे बढ़ते देखिए आपको समझ में आएगा। The magnetic induction is defined as the number of magnetic lines of induction in magnetic field lines inside the material crossing per unit area normally through the magnetic substance. Basically उसने ये बोला कि magnetic induction net magnetic field है। क्या है? कहां पर? मटेरियल के अंदर। किसके अंदर? अच्छा सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक है वो तो बाद में इसमें बताया जाएगा। पहले तो सॉफ्ट आयरन क्या मैग्नेट है कि एक मटेरियल है? तुमने मटेरियल रखा है, वो मैग्नेट बन गया वो अलग बात है, वो मैग्नेट बन गया वो एक। सब में थोड़ी थोड़ी कला होती है मैग्नेट बनने की, कोई सीधी बनती है कोई उल्टी बनती है, पर जो अपने ऐसे समझो कि आपके जो आयरन है वो ताकतवर मैग्नेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ठीक। The magnetic induction B is the sum of the magnetic field B naught and the magnetic field mu naught I produced due to the magnetization of substance। thus ध्यान से समझना आप जो मैं आपसे कह रहा हूं। वास्तविकता में आपने H लगाया, क्या लगाया? आप लगाया H, तो एक्सटर्नल यहां अंदर कौन कौन सी फील्ड है? दो। एक तो mu naught B, सॉरी म्यू नॉट H, म्यू नॉट जो हमने लगाई, बेकार रेस्पॉन्स, म्यू नॉट H जो हमने, और दूसरा क्या उस H की वजह से ये आई आई? क्या आई बिल्कुल ऐसे समझ ले वो ही है जो H है, पर क्या खुद की वजह से जनरेट हुआ है? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आ जाए बी इंड्यूस्ड। बी इंड्यूस्ड अगर मैं बोलूं तो बी इंड्यूस्ड क्या बोलोगे? हालांकि बी इंड्यूस्ड नामक कोई चीज नहीं, बी इंड्यूस्ड क्या चीज कहलाएगी? म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तू कंफ्यूज हो गया? हमने क्या लगाया? H, उसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट H। म्यू नॉट इस H की वजह से क्या जनरेट हुआ? I। तो I की वजह से क्या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी? उस I को किससे मल्टीप्लाई करूं? म्यू नॉट। अरे तुझे समझ नहीं आया यार? नहीं आया। तो असलियत में ये म्यू नॉट I वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मिली इंड्यूस की वजह से। किसकी वजह से? तो अंदर नेट कितनी मिली? अंदर मिली म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I। म्यू नॉट मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट H प्लस, अरे सोच लो, म्यू नॉट H प्लस, ध्यान से अब देख म्यू नॉट बाहर ले लो, H प्लस I। अब जो मैं कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान समझना। अगर तू बहुत ध्यान से समझे तो तुझे एक बात समझ में आएगी कि B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस है। जैसे तेरे को मैं एक बात बताता हूं, ये B कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? जो हमने लगाई थी या जो नेट है? जैसे तू एक बात याद कर, तू वास्तविकता में क्या करता था तेरे को याद हो तो? जैसे मान लीजिए कि हमने किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई E, तो याद कर अंदर क्या मिलती थी? E नॉट बाई K। कुछ नहीं याद है यार? क्या वो K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता था? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताना कि एक वो फैक्टर जो पूरा का पूरा उसको आपको डिवाइड, जो पूरा का पूरा उसको किसी और बैच का होगा, गलती से यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आया? कंफ्यूजन है मैं जानता हूं, इसलिए मैं ढंग से अलग से पढ़ा रहा हूं। असलियत में B इक्वल्स, यहां तक की कहानी समझ आई नहीं आई? अरे पक्की बात। अब तो अगर बहुत ध्यान से समझे तो वास्तविकता में ये B नेट है। क्या है? B नेट। और ये म्यू नॉट H प्लस I है। असलियत में एक और फैक्टर डिफाइन करता है, मैं इस पे वापस आने से पहले तेरे को एक और चीज पढ़ाया था जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो तुझे मेरी बात और अच्छी समझे, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देख इसमें नीचे लिखा है 5वां, मैं वापस ऊपर आऊंगा, टेंशन मत ले। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज I बाई H। सोच आपने क्या लगाया? H।
क्या लगाया, एच जैसा अंदर क्या मिला, आई। तो अपन ने अच्छा कितना मिला, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, तो एक्सक्लूसिव मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा जाइएम, इसे बोलते हैं आई बाई एच। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, बेकार रिस्पॉन्स, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। तो हो सकता है किसी पे मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाऊं 5 और अंदर मिले 10, किसी पे हो सकता है लगाऊं 5 मिले 4। बोलिए यस और नो। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है आई बाई एच। आई बाई, अब इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन करी होती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए यहां पे अगर तू बहुत ध्यान देंगे इस चीज को डिवाइड करते हैं एच से, तो ये कहलाएगा बी बाई एच। क्या कहलाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच। व्हाट इज आई बाई एच, जाइएम। व्हाट इज आई बाई एच, जाइएम। तो बी बाई एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाइएम। ध्यान समझना, म्यू नॉट 1 प्लस जाइएम। जाइएम इज व्हाट, आई बाई एच। अच्छा व्हाट इज बी बाई एच, म्यू। व्हाट इज बी बाई एच, बी तो नेट वाला है ना, म्यू इंटू एच। क्या म्यू वास्तविकता में म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट, तो ये लिखा गया म्यू नॉट म्यू आर इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाइएम। म्यू नॉट ने म्यू नॉट को, म्यू आर इज 1 प्लस जाइएम। अभी बहुत सारी टर्म पढ़ ली, म्यू नॉट पढ़ लिया, म्यू पढ़ लिया, म्यू आर पढ़ लिया, जाइएम पढ़ लिया, इंटेंसिटी पढ़ ली, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ ली, एम पढ़ लिया, छोटा एम, बी, एच। ये सारी एक साथ नाचती हैं, इसलिए समझ नहीं आती। पर अगर बहुत फील के साथ और ध्यान से पढ़ो तो 1-1.5 पेज समझने के लिए अक्ल चाहिए। इसलिए मैं उतरा हूं कि भाई आपको समझा पाऊं। फिर तक कुछ कुछ चमका, अरे नहीं आया, एक बार 5 मिनट दे रहा हूं पूरे, जो अभी तक पढ़ा है उसे पढ़ के समझ लो। ये 1.5 पेज जहां तक अभी पढ़ा है, तुम्हें सारी बातें क्लैरिटी से समझ आएगी कि नहीं आएगी, चल क्या रहा है कहानी में, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बच्चों के लिए बहुत। कई लोग सोच रहे हैं साला 12वीं कैसे पास हुए। पेज नंबर 555 और 554। अब देखो कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें समझ नहीं आई हो, बहुत सारी टर्म्स है इसमें। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, हजमा। हाँ भाई, ये जितने में जानवर जाग रहे हैं ना बेटा, जानवर बन जाएगा तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। कम से कम आपसे तो छुटकारा मिलेगा। क्यों किट्टू आंटी, आज तो नहीं आती, बदबू आ रही है ऐसी जोर से, तेरे वहां तक नहीं पहुंच रही, वो खुद ही में से आ रही है, तेरे में से सुन के देख। हाँ एक मिनट, क्या सबको म्यू, म्यू आर, जाइएम बिल्कुल क्लियर है? हम वास्तविक ताकत लगाते हैं जो मटेरियल के पे चेंज नहीं होती, वो होती है एच। क्या होती है, एच। अगर बी को लिखना हो तो लिखते हैं म्यू एच। क्या लिखते हैं, म्यू फैक्टर है जो म्यू नॉट म्यू आर है, और म्यू आर है 1 प्लस जाइएम। म्यू आर क्या है, और जाइएम है आई बाई एच। आई बाई नहीं आया, नहीं आया, कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है? अभी आज क्लैरिटी है, मुझे पता है सबको क्लैरिटी हो गई होगी, पर 5 दिन बाद ये सारी क्लैरिटी गायब हो जाएगी, क्योंकि अपन सब भूल जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को दोबारा एक बार जेईई मेन के पहले रिवाइज कर लेना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। जो पढ़ा रहा हूं उसके अगर सवाल आया तो उसके बाहर कुछ नहीं आएगा पक्का। खैर, अब हमने इन्हीं कुछ हिस्सों पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल करा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल मैंने अभी आपको बताया। मेरी तरफ देखो, फिर मैं बता दूंगा कब पढ़ना है, नीचे देखने लग जाते हो। वास्तविकता में मैंने आपको बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है कि 3 तरह के हमारे मटेरियल हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरो। आप ऐसा समझ, मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूं, फिर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना। डाईमैग्नेटिक वह मटेरियल होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर अंदर कम मिलती है, ज्यादा, पर ऐसा नहीं बहुत कम। ऐसा समझ 3 है, अगर अपन ने 3 टकला लगाई तो समझ ले के अंदर मिलेगी 2.9 इतना, पर मिलती कम है, मिलती मतलब बेसिकली जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कौन, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं
क्या वो वास्तविकता में, क्या वो क्या वो वास्तविकता में मैग्नेट ऐसे बनाते हैं कि उल्टी उल्टी बन जाती है उनका नॉर्थ इधर और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें ऐसे ही बनती है, पर उनमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती। और फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें बहुत, अभी बेसिक बात ये है आपको समझा दूं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनके आउटर शेल्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर शेल मतलब आउटर आपके जो वो होते हैं ना, ये आप SPDF भरते हो, जैसे मान लो डी ब्लॉक लेते तो उसमें 5 भरे होते हैं ना। अबे कुछ नहीं पता तुम्हें यार, तुम लोग क्या 5 ही बोला मैं। अब ये जो आपके सब शेल्स हैं इसमें 2-2 भरे होते हैं, कितने? अब हर में 2-2 भरे हो ये जरूरी नहीं है। जिन मटेरियल में 2-2 पूर्ण रूप से 2-2 भरे होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं? और जिनमें 1-1 भरा होता है वो, बोलो क्लियर है एकदम यार, हाँ ना बोल। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आता है वो एक अलग बात। अभी बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पढ़ डालो जो इस पैराग्राफ में लिखी है, जो इनमें लिखी है, जो पेज नंबर इस वाले पे है, ये पूरी पढ़ डालो, फिर मैं आगे आपको रीजन बताता हूं। पढ़ डालो। सुने ध्यान से। तो नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है वो सब। आइए इधर देख, फिर तुमने नहीं पढ़ा तो हमने बेसिक 3 चीजें पढ़ी भाई। हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और किसमें मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है? क्योंकि उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, एक बेसिक रीजन जो दिया जाता है वो होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। बहुत बढ़िया साहब। पैरा और फेरो में ऐसा नहीं होता, इसलिए वो मैग्नेटाइजेशन शो करता है उसी डायरेक्शन में, पर पैरा जो होता है वो थोड़ा कम करता है और जो फेरो होता है वो, ये उनमें बेसिक डिफरेंस है। पैरा फेरो में ऐसा क्यों माना गया? पहली बात जो देखा गया उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन पहले से नहीं था, फिर हमने को प्रेडिक्ट करा। जो बिहेवियर हमने देखा उसके एक्सप्लेनेशन को हम दे रहे हैं, ये समझे अपन। अब एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया? डायमैग्नेटिज्म का। किसका? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहली बात ऐसा होता है, ये मैं पता पड़ गया। 3 टाइप के मटेरियल अलग अलग कर दिए गए, एक में कम, एक में थोड़ा ज्यादा, एक में बहुत ज्यादा। बोलो क्लियर। अब इनके रीजन ढूंढ रहे हैं। होता तो है ही, होता तो शायद वास्तविकता में क्या होता है तो हम नहीं जानते, पर जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले जो मैं बोला चमका, अब वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है उसके लिए अपने को पीछे वापस जाना पड़ेगा। पीछे मतलब हमको थोड़ी पुरानी बातें तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो याद कर, अभी जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता तो याद कर एक रेशियो कांस्टेंट आया था Q/2m। यार तू भूल गया यार, है ना? मैं तो एक और मैग्नेटिक करेक्ट। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो अगर याद कर तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम लिखते थे वो लिखते थे L बराबर mvr। mvr अरे एंगुलर मोमेंटम तो mvr है। अरे सही तो है, तो मेरी बात समझ नहीं आई। नहीं कई लोग कुछ और बोल रहे थे इसलिए। तो L बराबर mvr एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अपना जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो क्या था? उसे अपन लिखते थे IA। क्या लिखते थे? I को क्या लिखते थे? E इंटू F। F क्या होता था? E/T। क्या होता था? E/T। और याद कर इसी क्या लिखते थे अपन? E/T। और ये लिखा करते थे EF। और यहाँ का T को लिख सकते थे 2πr/v। तो इसे लिखते थे E/2πr/v। अरे कभी तो हाँ ना बोल। और याद कर इसे लिखते थे I की वैल्यू लिखते थे EV/2πr इंटू πr²। पाई ने पाई को, आर ने आर को, EVR/2। तुम एंगुलर मोमेंटम आता था mvr और मैग्नेटिक मूवमेंट आता था EVR/2। दोनों का रेशियो लेते थे तो आता था E/2m। E/2m। इस बात को समझे। इसका मतलब होता क्या है? हर एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा तेरे को बताओ तो जब भी एक शेल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऐसे घूमता है और एक जो ऐसे घूमेगा। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है जिनके बारे में बात करते हैं, ध्यान सुनना।
मान लीजिए एक शेल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे घूम रहा है और ध्यान से देखो तो एक ऐसे घूम रहा है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही सब शेल के जो एंटी स्पिन करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो एक ही एटम में के 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड हैं, जो उनके बारे में देखो तो ये ऐसे अगर घूम रहा है तो इसका इफेक्टिव करंट ऐसे है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है। अरे भाई साहब, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका इफेक्टिव, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसका करंट ऐसे है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर है। तुझे मेरी बात समझ? तो वास्तविकता में डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कैंसिल आउट करके रखते हैं, तो बहुत बढ़िया। नॉर्मल मटेरियल में कैंसिल आउट रहता है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चलो भाई, बहुत सुंदर, अच्छी बात समझ आई। जब हम इन मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, पहले तो क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल में सब कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट है? ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट पैरा और फेरो में कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बचा रहेगा एक? हाँ, अंदर जितने भी दो हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए, पर जो आखिरी वाला बचा उसका रह गया। तो जो भी एटम्स है पैरा के और फेरो के, उनमें क्या मैग्नेटिक मूवमेंट बचेगा नेट, जबकि डायमैग्नेटिक में बचेगा नहीं। ये बात हमें समझ आई? अगर अब मैं बहुत ध्यान से देखूं, मान लीजिए, ढंग से समझते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बाहर, ऐसे इस सिस्टम पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझो आप। पहले एक और बात अपन ध्यान समझे कि वास्तविकता में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज KZE by r²। अरे भाई साहब, and that is equals to mv² by r। yes or no? yes sir। that is equals to mv² by r। that is equals to mv² by r। बहुत बढ़िया साहब। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर ही था। बोलो क्लियर? yes sir। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पर साला इस B की वजह से, क्योंकि इसकी रफ्तार ऐसे है, इस पे एक फोर्स आया QV क्रॉस V। बेकार रेस्पॉन्स। कौन सा फोर्स आया? देख, अगर ये ऐसे चल रहा है तो QV क्रॉस V इधर, पर माइनस है तो फोर्स इधर, बेकार रेस्पॉन्स। इस पर्टिकुलर केस में क्या QVB फोर्स इधर होगा, और इस वाले केस में क्या QVB फोर्स बाहर होगा। तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ? अब तो बहुत ध्यान से सोचे तो इन दोनों फोर्स के बाहर तो mv² by r लग रहा था। अभी बैलेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से QV भी बैलेंसिंग हो रही थी। अब अंदर एक फोर्स और आ गया, अंदर एक फोर्स जैसे ही आया तो इसको बैलेंस करने के लिए इसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही रफ्तार बढ़ाई, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mv² by r को बैलेंस कर रहा था। अब साहब मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे एक और फोर्स आ गया QV। तो ऐसा समझो कि इस QV को बैलेंस करने के लिए इसने अपनी रफ्तार और बढ़ा ली। अरे यार, रफ्तार बढ़ाई तो सोच, रफ्तार बढ़ाते ही क्या मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गया कि घटा? बढ़ा घटा? टू बैलेंस V इंक्रीजेस, टू बैलेंस, और इसमें टू बैलेंस। अच्छा, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक मूवमेंट अब कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब कैंसिल आउट, पहले अगर mm थे तो अब m1 m2 है। अब बोल कौन सा वाला ज्यादा, अंदर वाला बाहर वाला? कौन ज्यादा? तो नेट किधर बचेगा, अंदर बाहर? सोच, हमने मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाई थी? बाहर, जबकि हमें अपोजिशन किधर मिला? इसीलिए नेट कम कर देता है। अरे भाई, इसलिए नेट ये एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा है, इतनी आसानी से समझ, किताब से समझ नहीं आएगा आपको अगर मेरी बात ध्यान से सुनी तो। पहले तो जो मैं बोला, क्या चमका? या प्राण पखेरु उड़ गए? अरे चमका कि नहीं चमका? इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल में, वास्तविकता में मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम मिलती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम मिलती है। अब पढ़िए, खतरनाक लैंग्वेज है पर अब तुझे समझ में आ जाएगा। जो मैंने समझा इंग्लिश में है, मैं जानता हूं, पढ़ा भी है, इलेक्ट्रॉन पे थ्योरी बेस जो इसने दी हुई है,
अब सुन, इधर देख, वास्तविकता में, एक मिनट पहले बताओ क्या 3 टाइप के मटेरियल, डाया, पैरा और, अभी मैंने किसका एक्सप्लेनेशन दिया? डाया का। किसका? डाया का। अब बात करते हैं पैरा की। किसकी? अभी बताएंगे, अभी पूरी प्रॉपर्टीज आगे है बहुत सारी। हाँ नहीं, वो सही पूछ रहा है कि भाई उसमें लिखा है कि जो अपना डायमैग्नेटिक है वो कहां से कहां मूव करता है, वो स्ट्रॉन्गर से वीकर, और वो उल्टा। उसका एक्सप्लेनेशन आगे अभी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, तो टेंशन मत लो, कोई अभी कंफ्यूज मत हो। और वैसे भी तो समझ में आ जाएगा कि जो अपना डायमैग्नेटिक है वो क्या अपोज कर रहा है? क्या कर रहा है? अपोज अगर कर रहा है तो अपोजिशन किसी को पसंद नहीं है, तो कहां से कहां जाएगा? स्ट्रॉन्गर से वीकर, स्ट्रॉन्गर से, और उल्टा किस में होगा? हालांकि रियल लाइफ में इतना फीबली मैग्नाइज्ड होता है कि वास्तविकता में इफेक्ट हमें नजर, और वास्तविकता में ऐसा होता है, लॉजिकल है। खैर, मैं बात कर रहा हूं अब पैरामैग्नेटिक की। किसकी? पैरामैग्नेटिक। हमें समझ में आया कि डायमैग्नेटिक में वो मटेरियल होते हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट होता है। पर पैरामैग्नेटिक वो है जिनमें आउटर शेल के सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, 1, तो मैग्नेटिक मूवमेंट बचा नहीं बचा? यानी कि हर एटम, ऐसे में तो बहुत सारे एटम है, तुम सबके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है कि नहीं है? पर जब नॉर्मल केस है तो तुम सब डिसओरिएंटेड हो। क्या हो? कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर। अरे यार, मान लो टीचर नहीं है क्लास में और तुम्हें रैंडमली छोड़ दिया गया है, तो तुम सब एक तरफ थोड़ी अलाइंड हो गए, इधर उधर इधर उधर, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा, वास्तविकता में टेम्परेचर की वजह से आपस में दौड़, जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, क्या बेसिकली एटम्स की काइनेटिक एनर्जी दर्शा रहा होता है? तो जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना पॉसिबिलिटी डिसओरिएंटेशन का होगा। बोल यस और नो? यस और नो? अब हुआ क्या कि जैसे ये वो वाली बात है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं और मान लीजिए कोई मैग्नेट ऐसे नॉर्थ और साउथ, कैन वी ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो जो आपके एटम हैं छोटे छोटे, क्या वो भी छोटी छोटी मैग्नेट है? जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट किसी का इधर, किसी का इधर, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखी तो इस पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है। पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जैसे ही, बेकार है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वैसे ही क्या सब उसकी तरफ अलाइन होना चालू हो गए। तो जैसे अगर आपने सब पहले ऐसे ऐसे थे, खुपाच खुपाच, इधर इधर उधर, ये वो, हाँ, बीच से काम नहीं चलेगा। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या है? वो अनअलाइंड है ना? पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई, क्या अलाइन होना चालू हो गया? अलाइन होना। अब चलो मुझे एक बता दो, मान लीजिए कि मैंने अलाइनमेंट ऐसे 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 आ गई, मुझे एक चीज बताना आप सिंपली, ये इस अलाइनमेंट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, इंटेंसिटी ऑफ, क्या कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, क्या इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमने एच कितना लगाया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन याद है कि भूल गया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन याद है कि भूल गया? एक्चुअली इसमें एक और चीज बोली गई। पहली बात ये तो समझ में आया कि इसी की वजह से जो पैरामैग्नेटिक है उनमें थोड़ी सा अलाइनमेंट हो जाता है, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर बड़ी घटी, बड़ी घटी, बेकार रिस्पांस, बड़ी घटी, बड़ी, ठीक है बात समझिए। अगर आप सोच के देखो कि मान लीजिए मैंने H लगाया यहां पे भी और यहां पे भी लगाया H, पर इसका टेम्परेचर था T1, इसका टेम्परेचर था T2, लॉजिकली सोचना, और T1 बड़ा था T2 से। सोच कहां पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलने के चांसेस हैं? लॉजिकली सोच, मैं बताता हूं, T2 पे। क्या T1 पे टेम्परेचर ज्यादा है? तो क्या थर्मल एजिटेशन ज्यादा है? थर्मल एजिटेशन, तो क्या डिसओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? अरे यार हाँ ना बोल। तो अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटी कम है। तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी? कम टेम्परेचर में, ज्यादा पे, कम पे। तो वास्तविकता में कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, ये 2 चीजों पर डिपेंड कर जाता है। एक तो H जो आपने लगाया, और एक 1/, टेम्परेचर, एक 1/, यार बेकार रेस्पॉन्स, 1/, और I = CH/T, ये C इज अ कांस्टेंट, इसको कहते हैं क्यूरीज लॉ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ
क्यूरीज लॉ इज फॉर पैरामैग्नेटिक। क्यूरीज लॉ इज फॉर, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्यूरीज लॉ इज फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड। क्या पैरा करते हैं? हाँ। क्या उनका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिर्फ एच पे डिपेंडेंट है? क्या टी पे भी डिपेंडेंट है? उसके लिए क्यूरीज लॉ लाया गया, जिसे बोला गया इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू सी एच बाई टी। सी एच बाई, वेयर सी इज द क्यूरीज कांस्टेंट, एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड टी इज द टेम्परेचर। एंड टी इज द, तुम्हारे प्राण प्रखेरु, सोच लो, पक्का, गारंटीड। ये यहां पे लिखा हुआ है, ये यहां पे थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया, अगर कुछ होगा तो। अच्छा तुम ध्यान से देखो, एक और चीज जो उसने बोली आगे सुन लेंगे। ये जब लॉ देखा तो हमें समझ में आया कि किसी भी मटेरियल के लिए I बाई एच क्या चीज है? जाइम। I बाई एच क्या चीज है? जाइम। यानी कि जाइम की वैल्यू आई सी बाई टी। मतलब क्या मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर? डिपेंड्स ऑन मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया? समझ आ रहा है? फिर मैं कह रहा हूं 2 दिन बाद भूल जाओगे क्योंकि टर्म्स बहुत सारी हैं, इसलिए बस समझ लो, तुम्हें सब कुछ समझा हुआ याद आ जाएगा अपने आप जब रिवाइज करोगे। गॉट माय पॉइंट? इसलिए एक बार समझना इंपॉर्टेंट है, वरना किताब समझ नहीं आ सकता तुमको। पहले जो बोला चमका, दैट इज क्यूरीज लॉ। एक बार पढ़ा लो ये 5.05 के पहले। 5.04 पूरा पढ़ा लो। जो मैंने बोला वही है, जो मैंने बोला वही है। I इक्वल्स टू सी एच बाई टी। तो लॉ जो आया वो आया जाइम इक्वल्स टू सी बाई टी एंड सी इज क्यूरीज कांस्टेंट। किसके लिए? डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो। अब इसमें 5.05 जो दे दिया उसे नहीं पढ़ना, अपन 5.06 पे आते हैं। 5.05 बाद में आएंगे, सीक्वेंस इन्होंने गलत दे रखी। अब अपन समझते हैं, हमने पढ़ लिया डायमैग्नेटिक, हमने पढ़ लिया पैरा, अब पढ़ते हैं फेरो। अगेन फेरो में हम जानते हैं कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है अंदर, तो वैसे तो हमें पता है, पर उसका रीजन क्या दिया गया मैं आपको बताता हूं। ऐसा समझो कि फेरो वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिसमें सब डिसोरिएंटेड नहीं होते। सब डिसोरिएंटेड नहीं होते। ऐसा समझो गुच्छे डिसोरिएंटेड होते हैं। मतलब जैसे पैरा में तो क्या होता है, एक इधर एक इधर एक उधर एक इधर एक उधर एक उधर एक, ऐसा है। बल तुम सब इधर उधर अपनी अपनी इच्छा, सब अलग अलग ग्रुप। पर मान लो कि तुम्हारे में 25-25 के ग्रुप बन जाए, ऐसे 25-25 के। यहां 25 की जगह 25-25 करोड़ होते हैं, 25-25 अरब होते होंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा, 25-25 खरब और बड़ा हो सकता है क्या तुम यार। अब क्या ऐसे समझो, इन्हें बोलते हैं, एक एक गुच्छे को बोलते हैं डोमेन। ऐसे समझो कि ये इस 25 ग्रुप की नेता है, तो ये जैसे रहती है ना, सब उससे इन्फ्लुएंस होकर हो जाते हैं। इसने बोला ऐसे हो जाओ, सब ऐसे होगा। अरे यार हाँ बोल, ठीक। मान लो इसकी नेता ये है, तो इसने बोला ऐसे हो जाओ, सब ऐसे। तो 25-25 30 40 चले, मतलब करोड़ों अरबों खरबों के ग्रुप ऐसे ऐसे। पर कोई ग्रुप इधर है, कोई ग्रुप पर इसमें समझो कि अगर एक में चेंज करा नेता ने या किसी एक में, तो बाकी सब, तो ये इन्हें कहते हैं डोमेन्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऐसा समझो कि बहुत सारे डोमेन्स का गुच्छा होता है, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें समझो ऐसे डोमेन्स होंगी, ऐसा समझो। तो हो सकता है ये पूरा गुच्छा इधर हो सकता है ये पूरा गुच्छा इधर हो सकता है ये पूरा गुच्छा इधर हो सकता है ये इधर हो, और हो सकता है ये इधर। इन सबका मिलकर नेट 0 है, पर ये एक गुच्छे में। इससे क्या होता है कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, क्या सब इधर ही होना चाहते हैं? yes, और क्योंकि एक होता है तो पूरा पूरा गुच्छा साथ में ओरिएंट हो जाता है, तो इसमें ताकत कम लगानी पड़ती है। इन्हें बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं? डोमेन्स। इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अंदर मिलती है। ये रीजन दिया जाता है। वास्तविकता बताऊं तो क्या होता हो ये आपको और हमको पता नहीं है, पर इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया गया फेरोमैग्नेटिक को कि इसके अंदर गुच्छों में होता है, और उन्हें क्या बोलते हैं? डोमेन्स। क्या बोलते हैं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अंदर पैरामैग्नेटिक के कंपैरिजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। अब पढ़ा लो 5.06, 5.05 नहीं पढ़ना, 5.06 पढ़ो। पढ़ा लो जल्दी से, रफ्तार से। मैं पढ़ूं तुम्हारे लिए? पढ़ लोगे? पढ़ो जल्दी पढ़ लो। मैं जो उसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने, मरे जा रहे हैं।
ठीक मैं समझाता हूं, सुन एक मिनट इधर सुन। पहले तक डोमेन वाली कहानी समझ में आई। अब वास्तविकता में क्या होता है प्लीज सुने। जो हमने क्यूरीज लॉ पढ़ा था I/H = C/T, वो कौन से मटेरियल में था? पैरा। क्योंकि हमने बोला था कि भाई साहब थर्मल एजिटेशन की वजह से ये ऐसा होता है। अगर हम बात करें तो ऐसा समझो कि जो डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स तभी बनी रहेंगी, ये डोमेन्स तभी बनी रहेंगी जब तक इनमें बहुत थर्मल एजिटेशन नहीं होगा। सोच में इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करूं, अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहा, क्या लगा रहा? हीट। आपको नहीं लगता डोमेन टूट जाएंगे? किसकी वजह से? थर्मल। क्या आपको नहीं लगता ये ऐसा मटेरियल बन सकता है पैरामैग्नेटिक जैसा? कैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता? जिस टेम्परेचर, जब तक ये फेरो है तब तक ये क्यूरीज लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। मान लीजिए कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जब तक ये डोमेन है तब तक I/D प्रोपोर्शनल टू H खत्म। अरे भाई, और मैं टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो ये कर लिया 1000 केल्विन। कितना? हो सकता है 1000 केल्विन पे ये डोमेन फूट जाए और ये पैरामैग्नेटिक बन जाए। क्या बन जाए? पहली बात, जिस टेम्परेचर पर इट कन्वर्ट्स इनटू फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, दैट इज नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर, और यू कैन से क्यूरीज पॉइंट। ये हर मटेरियल का सेम होगा अलग अलग? सेम अलग अलग। तो क्यूरीज पॉइंट और क्यूरीज टेम्परेचर डिफरेंट फॉर एवरी मटेरियल। बोल यस और नो? द टेम्परेचर एट अबव व्हिच मटेरियल विल नॉट बिकम अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, it becomes a paramagnetic, it becomes a is known as Curie's point or Curie's temperature, is known as Curie's point or Curie's temperature। अब क्यूरी साहब ने फिर लॉ एक चिपका लिया एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर, जाइएम लॉ था C/T। क्या था? उन्होंने बोला कि अब जब फेरोमैग्नेटिक में तो था नहीं, पर जब फेरोमैग्नेटिक पैरा बन गया, कब बन गया? क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर, TC के ऊपर। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन TC, सो द मटेरियल इज पैरा और फेरो, पैरा और फेरो। तो उसने बोला कि अब जाइएम है C/T - TC। C/TC इज व्हाट? और T, जिसे मान लो क्यूरीज टेम्परेचर है 500, कितना आया? 500, और हमने टेम्परेचर ले रखा है 600, तो यहां आएगा 100। इसे बोला उन्होंने क्यूरीज विस लॉ। क्या बोला? क्यूरीज। तुझे मेरी बात समझ? क्या क्यूरीज विस लॉ इज अप्लाइड व्हेन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is above Curie's point? Curie's point is that temperature, at that point ferromagnetic material converts into paramagnetic। तुझे मेरी बात समझ? तुझे मेरी बात समझ? अब पढ़ 5.05 और 5.06 का लास्ट। अब पढ़ 5.05 और 5.06 का लास्ट। अब तुझे मेरी बात समझ आएगी। 5.05 जो मैंने बीच में छुड़ाया था ना, वो अब पढ़ो। क्या तुम्हें क्यूरीज पॉइंट समझ आया है? क्या तुम्हें क्यूरीज लॉ समझ आया है? क्या तुम्हें क्यूरीज विस लॉ समझ में आया है? Curie's Weiss law is above Curie point when ferromagnetic material becomes paramagnetic, and Curie's law is for paramagnetic। Yes or no? क्यों पैरा डाया फेरो होते हैं? क्या पिक्चर क्लियर है? क्यों डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में क्या क्या होता है? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? यार मुझे सबका रेस्पॉन्स नहीं आया। पक्की बात? अब प्रॉपर्टीज ऑफ डायपैरा, फिर वैसे खुद भी आप पढ़ सकते हो, फिर भी जल्दी एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं और एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते चलते सुनते चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहली, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि क्या अपोज करता है? क्या करता है? अरे यार हाँ ना बोल। सिंपली बात, when a diamagnetic substance is placed near a magnet, it is in the magnetic field. Due to the magnet, it atoms acquires a small magnetic dipole moment in a direction opposite to that of the external magnetic field. As a result, the magnetic substance, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कौन अट्रैक्ट करेगा कौन रिपेल करेगा? मैं चाहूँ तो दोनों वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको एक मैग्नेट ली, इस मैग्नेट को अपन ध्यान देते हैं, नॉर्थ पोल लिया था, साउथ लिया, रियल मैग्नेट है। क्या है? रियल मैग्नेट। इसके पास में मैंने दो मटेरियल रखा, एक डायमैग्नेटिक था और एक पैरामैग्नेटिक था। अगर आप बात करो, एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, ये मैग्नेट था, ये अपनी मैग्नेट थी, दोनों मैग्नेट थी। अपन ने एक के पास ये रखा, एक के पास फेरो रखा। क्या रखा? फेरो। फेरो। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो सोच, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी,
इसी से मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे होगी तो इसमें इधर जनरेट क्या होगा? नॉर्थ, और इधर क्या जनरेट होगा? साउथ। जब इसमें इधर क्या जनरेट होगा और इधर क्या जनरेट होगा? नॉर्थ। तो इनमें अट्रैक्शन रिपल्शन, और इसमें अरे हाँ बोलिए आप, सबसे ज्यादा किसमें होगा? फेरो में। क्या पैरा में भी अट्रैक्शन होगा पर इतना ज्यादा? और क्या डायमैग्नेटिक में रिपल्शन होगा? वही उसने बताया हुआ है, कोई खास बात? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। बस यही बात उसने पहली प्रॉपर्टी बोली, बिल्कुल ऐसी किसी प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी फेरा और डाया में। पहले था जो बोला चमका। चलिए भाई बहुत बात समझ में आ गई। When a rod of diamagnetic substances is suspended inside a magnetic field, it slowly sets itself at right angles to the direction of the field as shown. जाहिर सी बात है कि अगर हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में इसको रख दिया तो वो अपने आप को उसके अलोंग अलाइन करेगी कि परपेंडिकुलर, क्योंकि वो उसे सपोर्ट करती है अपोज करती है? बेकार रेस्पॉन्स। सपोर्ट करती है अपोज? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सपोर्ट करती है अपोज करती है? तो अगर आप उसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में लगा दोगे तो उसके अलोंग अलाइन हो जाएगी कि परपेंडिकुलर? कौन से मटेरियल में? डायमैग्नेटिक। कौन से में? अब सुनना। If a diamagnetic liquid contained in a watch glass is placed on two closely spaced pole pieces of a magnet, it suffers a slight depression in the middle. However, liquid shows a rise in the middle when the pole pieces are moved apart. मैं अभी समझा दूंगा इसे। When the pole pieces of the magnet are close to each other, the magnetic field in the middle is stronger than the near the poles of the magnet. Since the diamagnetic substance moves from stronger, याद कर मैंने अभी इससे पूछा था, मैंने बताया भी था कि जो diamagnetic material है वो कैसे मूव करता है? स्ट्रॉन्गर से वीकर। स्ट्रॉन्गर से, क्योंकि वो अपोज कर रहा है। yes, क्योंकि वो तो वो कहां से कहां मूव करता है? स्ट्रॉन्गर से वीकर। उसने बोला कि हमने ऐसे समझो कि अपनी नॉर्थ पोल है, ऐसे साउथ पोल है, हमने बहुत पास पास ऐसे ले लिया। अब उसने बोला कि नॉर्थ पोल और ऐसे साउथ पोल, हमने वॉच ग्लास लिया जिसमें एक ऐसा लिक्विड भरा जो वास्तविकता में डायमैग्नेटिक था। ये लिक्विड है, क्या है? डायमैग्नेटिक लिक्विड। तो उसने बोला कि क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, बिल्कुल पास पास है अगर ये दोनों, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कम है? ज्यादा। अगर बीच में ज्यादा है तो उसने बोला कि ये बीच से थोड़ा सा ऐसे खाली होके ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बीच में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। बेकार रेस्पॉन्स। बीच में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मटेरियल कहां भागना चाहेगा? वीक की तरफ। इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। उसने बोला कि अगर मैं इनको दूर दूर कर दूं ऐसे, तो सोच अब मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा है? यहां की बीच में, साइड में। कहां ज्यादा है? तो वीकर कहां पे? बीच में। बीच में, तो ये ऐसे हो जाएगा। तुझे मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? प्राण प्रकेरु वही उसने एक्सप्लेन करा, हालांकि बहुत कुछ ज्यादा तुम्हारे लिए आने वाला नहीं है। यही 2 में लिखा हुआ है और यही 3 में भी लिखा हुआ है। जो 2 में लिखा है वो अलग, वो सॉरी 3 में और 4 में। जो 4 वाला है उसको पढ़ लो एक बार। अरे 4 वही मत पढ़ो, 4 वही है जो मैंने अभी बोला। डायग्राम दिख रहा है क्या? यार तुम्हें जल्दी समझ नहीं आ रहा। बोलो क्लियर है एकदम? 5वें पे आ जा। When a dynamic material is placed inside a magnetic field, then magnetic field lines become slightly less dense in the magnetic. कहती देर से हम यही पढ़ रहे थे, डायमैग्नेटिक मटेरियल में लाइंस कम हो जाएंगी, ज्यादा होंगी? कम ज्यादा, कम ज्यादा, पक्की बात। When a dynamic substance is placed in a magnetic field, a small magnetization occurs opposite to the direction of the field. As a result, the magnetic field lines becomes less dense. ठीक है, समझ में आ गया हमें। छठा पॉइंट, the magnetic susceptibility Xm of a dynamic substance has a negative value. जाहिर सी बात है, लॉजिकली सोच, हमारा फॉर्मूला कहता है, ध्यान देख, इधर देख, इधर तेरा बी क्या था? तेरा म्यू था, म्यू एच, और म्यू कितना था? म्यू नॉट म्यू आर एच, और म्यू नॉट में म्यू आर में क्या था? 1 प्लस Xm। अब मुझे बता कि वास्तविकता में जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिली वो म्यू नॉट एच से कम मिली, ज्यादा? कम। अगर कम मिली तो म्यू आर 1 से छोटा होना चाहिए। अरे नहीं आया, नहीं आया भाई। वैक्यूम होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती? म्यू नॉट एच। उससे कम मिली, ज्यादा मिली? कम मिली, ज्यादा मिली? कम मिली, यानी कि म्यू आर 1 से छोटा होना चाहिए। पर म्यू आर के लिए तो 1 प्लस Xm है, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए Xm नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए Xm, तुझे याद ही नहीं रहा क्या Xm है? याद है? भूल गया है? यही उसने बोला, the magnetic susceptibility of a material substance has a small negative value. Since for a diamagnetic substance I has a small negative value from the relation I by H, it follows that Xm will have a negative small negative value. It is of the order of 10 to the power -6 to 10 to the power -3. ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती, बहुत कम होती है, पर होती है। The relative permeability of a diamagnetic substance is less than 1. क्या मैंने अभी यही समझाया? जो उसका म्यू आर है वो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा? जाहिर सी बात है, 1 प्लस Xm नेगेटिव है तो क्या म्यू आर 1 से छोटा होगा? बहुत बढ़िया। अब अपनी बात कर ली, मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस is placed inside a magnetizing field H, the magnetic induction of a magnetic flux density B in the diamagnetic substance lesser than that of the mu naught H. अभी यही तो समझा रहा था इतनी देर से। The diamagnetic substance do not obeys Curie's law। क्या मैं पहले बता चुका हूँ? Curie's law किसके लिए था?
क्या आपको 9 की 9 प्रॉपर्टी समझ आई है? बिल्कुल ऐसी किसी प्रॉपर्टी किसकी है? पैरा की और फेरो की। जल्दी से पढ़ डालो, ये मैं नहीं बता रहा। उसी सीक्वेंस में पढ़ डालो पैरा फेरो की, पढ़ डालो पैरा फेरो की, कंफ्यूज मत होइए। बात नहीं, पढ़ डालो। हाँ भाई, इधर देखिए, बात नहीं, अबे नहीं पढ़ी गई इतनी देर में। वही प्रॉपर्टी जो 9 उसकी पढ़ाई है उसी को चेंज कर करके लिख दिया है जो जो उनकी प्रॉपर्टीज थी। भाई जाइम पॉजिटिव होता है नहीं होता पैरा और फेरो का? पैरा और फेरो का होता है ना। और म्यू जो है वो, सॉरी म्यू आर जो है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक, आ जाइए। अभी सब सवाल पूछे जा सकते हैं। पता है तुम्हारे लिए किस तरह के सवाल आएंगे अगर जेई मेन में आएंगे तो? किसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी है? अब 3-4 मटेरियल लिखे होंगे। अरे भाई हाँ ना बोलिए, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो मैं अपने को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया सलाह। और क्या पूछ लेगा उसमें? रॉकेट साइंस है ही नहीं, फॉर्मूला से याद होनी चाहिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। एक और चीज इसमें जो पढ़ी जाती है उसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं? इस पर भी सवाल आ सकता है। इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस। अब तुम्हें अगर मेरी बात समझ में आई तो तुम्हें समझ में और आएगा। एक्चुअली हम करते क्या है, प्रोसेस को समझते हैं। एक्चुअली हमारे को कई जगह, जैसे आप चाहे ट्रांसफार्मर ले लीजिए, कई जगह हम आयरन कोर और ये सब यूज देते हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है। कई प्रोसेस ऐसे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, अपने इंडक्शन मोटर और ये, जहां पे मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अगर मटेरियल में इधर पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, फिर इधर थी, फिर इधर थी, फिर इधर थी, क्या पहले वो इधर मैग्नेटाइज हुआ फिर इधर हुआ? तो इट्स ये प्रोसेस कहलाता है बेसिकली रिवर्सिंग मैग्नेटाइजेशन। क्या चीज? तो कोई ऐसा समझो कि हमने एक मटेरियल लिया। जनरली ये सब जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? मैं आपको एक बात और बता दूं, पैरा डाया तो बहुत फीबली होता है, जिसका हमारी रियल लाइफ में कोई खास फर्क। स्ट्रांगली मैग्नेट कौन बना रहता है? क्या बना रहता है? वो तो उसी को ज्यादा पड़ी गई है हिस्टेरेसिस कर्व, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में काम में आते हैं। अब आप ऐसा समझो कि आपने एक मटेरियल लिया जिसपे आपने लगाना चालू करा, जिसमें आपने लगाना चालू करा। क्या लगाना? मैग्नेटिक, जिसे हमने H बोला। क्या बोला? H। क्या बोला? H। अब तू बहुत ध्यान से देख, तो तेरे को अगर बहुत अच्छे से समझे तो तेरे को समझ में आएगा। चल छोड़, पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूं फिर पढ़वाता हूं, पहले समझ ले अच्छे से। ऐसे लगाई हमने, जब भी हम H बढ़ाते हैं तो क्या I बढ़ता है? अगर तुमको ध्यान है तो हमने बोला I जनरली प्रोपोर्शनल टू H, इस तरह की बातें हमने करी। तू ये समझ, I बढ़ाया, H बढ़ाया, H लगाया, I बढ़ा, H बढ़ाया, I बढ़ा, H बढ़ाया, I बढ़ा, पर एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ा। मान लीजिए कि मैं क्लास में घुसा, सब लोग इधर उधर बातें कर रहे थे, थोड़ी देर में से देखा रहा मास्टर आ गया, इसने इधर मेरी तरफ देख लिया, फिर उसने देखा रहा मास्टर आ गया, फिर मैंने इधर देख लिया, मैंने बोला ओए, फिर सबने इधर देख लिया। प्रैक्टिकली समझो तो वंस एक बार मैं एंटर करा, उसके 30 सेकंड में सब मेरी तरफ अलाइन हो जाते हैं। कितने सेकंड में? उसके बाद थोड़ी कोई अलाइन हो रहा है। अब टाइम कितना भी बढ़ता जाए अलाइन हो चुका। अब सारे ही एक तरफ अलाइन हो गए, उसके बाद क्या होगा? सपोज मैंने H बढ़ाया तो पहले 1 करोड़ कुल मिला के मटेरियल पार्टिकल थे, 1 करोड़। कितने थे? पहले 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। अब मैंने H और बढ़ाया, अब मैंने H
बढ़ाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या सैचुरेशन आ गया? क्या आ गया? एक लिमिट के बाद H बढ़ाने पर आई में कोई इंक्रीज नहीं होगा। दैट इज सैचुरेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोल यस और नो। तो हमने यही यहां पे समझने की प्रयास करा। हमने बोला कि हम एक मटेरियल पे H बढ़ाते हैं और I को ऑब्जर्व करते हैं। हमने जब ऑब्जर्व करा तो हमने देखा कि जब H 0 था तो I भी, हमने H बढ़ाया तो क्या I भी, तो हमने देखा वो ऐसे बढ़ा, वैसे एक वैल्यू ऐसी आई जिसके बाद मुझे पता है कि अगर बढ़ाऊंगा तो I में चेंज नहीं होगा। हमने यही रोक लिया, हमने पता है इसके बाद I बढ़ाओ तो समझो ऐसे जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं, तो वही रोक लिया। हमने ऐसे इसको देखा। अब हमने क्या करा, साला हमने बोला H यहां तक आ गए, अब H को घटाते हैं। अब H को तो I भी घटना चाहिए। क्या ऐसे ही आना चाहिए? पर ऐसे आता नहीं है। भाई मान लो कुछ आलसी मटेरियल थे, कुछ आलसी एटम थे जो पहले ऐसे थे, मैग्नेटाइजेशन हुआ तो ऐसे हो गए। अब I घटने लगा, अरे H घटने लगा, तो कहीं ने बोला चल पुराने घर चलते हैं। उसने बोला भाई यहाँ भी ठीक है, पड़े हो। अरे हाँ ना बोल यार, तो इधर ही रहे। तो I अब H 0 हुआ तब I 0 हुआ कि नहीं हुआ? बच गया। अरे यार हाँ ना बोल, मेक सेंस, यस और नो? बच गया। और बच गया तो ऐसे आया। ये जितना बच गया इसे कहते हैं रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या कहते हैं? रिटेंशन। हाउ मच वी हैव रिटेन्ड, हाउ मच वी हैव रिटेन्ड। आज तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें सब समझ आया। अब तुम कितना रिटेन कर पाए, दैट इज रिटेंटिविटी। अरे यार दैट इज कितना तू रिटेन कर पाया, पूरा तो रिटेन नहीं कर पाता। अरे भाई वो रिटेंटिविटी बढ़ जाती है अगर हम रिवीजन करें। क्या करें? फिर हम पढ़ाई की तरफ चले गए, समझे? तो रिटेंटिविटी, तो फिर हम जो हमारा H था वो बुरा मान गया। साला मैं 0 हो गया तो 0 ही नहीं हुआ, साले में तुझे 0 करके मानूंगा, साले में तुझे। अब उसमें 0 कैसे करूं? उल्टा लगा दूं। मैंने डिफील तो H उल्टा लगाया, H उल्टा लगाया, जो प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन है। तो फिर ऐसे उल्टा लगाया, जितना उल्टा लगाया, जिस जगह ये वापस 0 हो गया उल्टा लगाने पर, इसे कहते हैं कोरिसिविटी। क्या कहते हैं? ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना ढीठ है। जितना ज्यादा ढीठ होगा, मैं तो यही पढ़ा हूं, साले पहले तो कहता इधर चल उधर चल, मैं नहीं जा रहा। जितना ढीठ है, कितना तो उतना H आएगा। नहीं आया तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड उल्टे में चाहिए रिटेंटिविटी को गायब करने के लिए, उसे बोलते हैं कोरिसिविटी। क्या बोलते हैं? तुझे मेरी बात समझ? अब हमने बोला कि चलो वापस उल्टा भी लगा ही लेते हैं, तो हमने इसको ऐसे ले गए और पीछे तक, तब तक जब तक ये वापस सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी पे नहीं चला जाए। बोलिए सर नो। फिर वापस वही रिपीट करा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या ग्राफ समझ आया? दिस लूप इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप। दिस लूप इज नोन एज, तुझे मेरी बात समझ? दिस लूप इज नोन एज, ये कहलाती है रिटेंटिविटी, ये कहलाती है। तुम्हारे लिए 2 स्टैंडर्ड मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट आयरन और स्टील, जो जगह जगह यूज होते हैं। अभी इससे पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या अपने काम की है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 2 अपनी चीजें हैं, कौन कौन सी? सॉफ्ट आयरन और स्टील। पहले तो हिस्टेरेसिस लूप समझ आया नहीं आया? अगर तू बहुत ध्यान से देखेगा तो तुझे समझ में आएगा कि इसका एरिया, अच्छा तो खुद सोच, ये मैंने I लिया, अगर I की जगह B लेता तब भी क्या कर वैसा ही बनता। मतलब ऐसा ये I और H में बनाना चाहिए, वैसे कर। कई बार इसमें भी बना लेते हैं, B और H, B और B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, B इज द, तू भूल गया भाई साहब। तब भी कर्व की नेचर ऐसी ही आई, तब भी कर्व की नेचर। तो अगर बहुत ध्यान से देख तो तेरे को मैं एक बात बताता हूं, हालांकि बाद में तो तुम्हारे तो बहुत है ही नहीं। इसका जो एरिया अंडर द कर्व आता है, क्या आता है? एरिया अंडर द कर्व, वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हमने इधर उधर करने में एनर्जी खर्च हुई कितनी? ये बोलता है हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं? आप बार बार मटेरियल को ऐसे करते हो ना, तो वो हीट करके लॉस करता है, हीट करके वो जो लॉस है वो इसका एरिया अंडर द कर्व है, वो इसका IH का BH का, BH का IH का नहीं, किसका?
BH का एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, गिव्स यू, ये तुम्हें याद रखना है, तुम ऐसे समझ लो। BH का कर्व भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा और BH के कर्व का एरिया हमको क्या देगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट। बाद में समझ में आएगा एनर्जी डेंसिटी से, किससे, जैसे याद है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी पढ़ाऊंगा EMI में, किसमें, तो चाहोगे तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि बहुत ज्यादा मतलब नहीं, पहले था जो मैं बोला चमका। बेसिक बात क्या तुम्हें हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है बोलो, क्लैरिटी है यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब जहां तक मैं बोल रहा हूं वहां तक पढ़, जो मैं बोल रहा हूं वहां तक पढ़, कहां तक देख, हिस्टैरिसीस तू पढ़ डाल 5.08 पूरा, 5.08 पूरा पढ़ डाल, जो भी बोला है वही है सब कुछ। रिटेंटिविटी ज्यादा कम, ज्यादा कम, पोरेसिविटी क्या कम एच पर ही पूरा सैचुरेशन आ जाता है, तो क्या जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है। अरे हाँ ना बोल यार, क्या इसका एरिया भी कम दिख रहा है, क्या एरिया कम दिख रहा है, तो लॉस कम होगा ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। पढ़ाल 5.09, पढ़ाल 5.09, कंपैरिजन ऑफ हिस्टैरिसीस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। हाँ भाई, फेराडाया फेरो, फेरो पैराडाया। परमानेंट मैग्नेट्स कौन अच्छा बनाएगा, सॉफ्ट की स्टील? पड़ोस में लिखा, तुम गधियों के सारे सब अलग बोल रहे हो मतलब सामने लिखा वो भी अलग अलग बोल रहे हो यार। तो लिखा है ना वहां पे। क्या चैप्टर अच्छे समझ आया है, क्या फील आई है थोड़ी थोड़ी, एकदम पक्का, निकाल लो अब HCR में।